हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का टॉपिक है। ये पूरा आज हम समझने वाले हैं। नॉर्मली अभी तक हमने जो है कॉर्ड से रिलेटेड बात की, जितनी भी थ्योरम्स वगैरह की सब कॉर्ड से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत तो वही जानने को मिलेगा, बट एक नया टॉपिक है यहाँ पर आपके लिए कि आर्क क्या होता है और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये टॉपिक एग्जैक्टली में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहे एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द सर्कल। आर्क जो है उस सर्कल की वो क्या होती है, कनेक्टेड पोर्शन होती है सर्कल की, जिससे पूरा सर्कल बन जाता है। इट इज डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल कॉल द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। 2 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, ये 2 पॉइंट है तो ये एक आर्क बन जाएगी। देन इन 2 पॉइंट से एक आर्क बन जाती है, तो उन्हें बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। एंड द कर्व कनेक्टिंग देम अलोंग द सर्कल एज। जो ये कर्व है ये सर्कल की एज होती है, साइड एज को साइड बोलते हैं, बट सर्कल कर्व्ड शेप का होता है, इसलिए हम उसे सर्कल एज बोल रहे हैं यहाँ। नाउ लुक एट द फिगर 5.17। यही फिगर आपसे कह रहा है, देखो ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर मैं ए और बी की यहाँ बात करूँ तो ये 2 पॉइंट्स है सर्कल के, एक ये और एक ये। ठीक है, देयर आर 2 वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे 2 तरीके हैं जाने के। एक तो आप यहाँ से सीधा चले जाओ, बीच में एक्स पॉइंट आ जाएगा। एक आप ऐसे चले जाओ उल्टा, तो इसके बीच में वाई पॉइंट आएगा। बी पे आना है आपको ए से। ठीक है, वन गोज वाई पॉइंट एक्स एंड अनदर वाई पॉइंट वाई। या तो आप एक्स की तरफ से जाओ या वाई की तरफ से। अब देखो, अगर आप वाई की तरफ से जाते हो तो बिगर है, बड़ा बड़ा है ना ये आर्क, तो उसे बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क एक्स की तरफ से जा रहे हो ऐसे, तो ये छोटा है, तो इसे बोलते हैं माइनर आर्क। इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो मेजर आर्क होती है जो बड़ी आर्क हो, माइनर आर्क होती है जो छोटी हो। नाउ द बिगर ऑफ द टू इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द स्मॉलर ऑफ द टू इज कॉल्ड माइनर आर्क। तो जो बड़ी है वो मेजर और जो छोटी है वो माइनर। और उन्होंने लिखा है मेजर आर्क कौन सी है, ए वाई बी ये पूरी, और माइनर कौन सी है, ए एक्स बी है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है वी डिफाइन द एंगल सबटेंडेड। क्योंकि टॉपिक ही हमारे पास यही था, तो डिफाइन करा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होता क्या है। ए बी एट दिस सेंटर टू बी मेजर्ड ऑफ द एंगल ए ओ बी। अब उन्होंने क्या किया, इन ए और बी को, जो वो एंड पॉइंट्स थे आर्क के, उन्हें सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, याद रखना जो ये ग्रीन वाली है ये आपकी माइनर आर्क है, और जो पर्पल वाली है नीचे वो मेजर आर्क है। अब आपको ये एंगल बताने हैं, ग्रीन वाला भी और पर्पल वाला भी। एक निकाल लोगे तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा 360 में से माइनस करके, क्योंकि वहाँ कंप्लीट एंगल बन रहा है सेंटर पे। एज वी स्वैप अलॉन्ग द आर्क सो वी मूव फ्रॉम ओ ए टू ओ बी। हम ऐसे जाएंगे, ऐसे मूव कर रहे हैं हम अलॉन्ग द आर्क एंड मेजर द एंगल स्वैप्ड। तो जो इस पे जो एंगल बनना है इसको मेजर करना है। द माइनर, जो माइनर आर्क है वो कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी, ये वाला ग्रीन वाला, यही बना रही है माइनर आर्क, एंगल ए ओ बी बना रही है। हेयर यू मूव फ्रॉम ओ ए टू ओ बी वाइल एक्स, एक्स से ही तो जा रहे हो, ऐसे एरो भी बना है देखो, ऐसे जा रहे हो ना आप, तो ये माइनर आर्क बन रही है। जो मेजर आर्क है वो उस केस में आप नीचे की साइड से जा रहे हो वाई से, तो ये मेजर आर्क बन रही है। तो इसका मतलब हमें एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ देखो, एक्सरसाइज। अच्छा उन्होंने वहाँ आपको एग्जैक्टली फाइंड करके नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि ये एंगल बन रहा है, माइनर एंगल है ये। अब उसी से रिलेटेड और चीज़ आपको यहाँ सिखाई गई। अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज ड्रॉन एंड ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। उन्होंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर उन्होंने ओ ले लिया और ये कुछ पॉइंट्स बना दिए। मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए के बी। ए के बी ये वाला एंगल, ये आपको मेजर करना है कितना होगा। एंड आर्क सी एल डी, ये वाला एंगल जो ये बड़ी आर्क बना रही है मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क का एंगल है, ये मेजर का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इफ़ द एंगल एट द सेंटर इज लेस देन 180, मान लो कि सेंटर पे 180 से कम है एंगल, तो वो माइनर आर्क का है, इट इज़ अ माइनर आर्क। इफ़ द एंगल एट द सेंटर इज ग्रेटर देन 180, अगर 180 से ज़्यादा पे आ रहा है सेंटर का एंगल, तो फिर वो मेजर आर्क का है। क्लियर? स्टेट वेदर आर्क ए के बी एंड सी एल डी आर माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आप ये बताओ कि जो ए के बी है और जो आपके पास सी एल डी है ये माइनर है या मेजर। तो जो ए के बी है ये मेरे पास माइनर आर्क है, और जो मेरे पास सी एल डी है ये मेरे पास मेजर आर्क है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी आर्क बननी है और वो छोटी आर्क बननी है, तो आपको ये बताना था।
क्लियर हो गया। और ये भी पता चल गया अगर सेंटर पे 180 से कम का एंगल है तो वो माइनर आर्क का, और 180 से ज़्यादा का है तो वो मेजर का है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5.7.1 में क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। अब जो एंगल बन रहा है एक आर्क से, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, आउटसाइड द आर्क, बाहर की साइड जो आर्क जा रही है वो, उससे देखते हैं। ये पूरी फिगर दे रखी है, एक्टिविटी पे बेस्ड भी है, पर आप इसे ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक थ्योरम आने वाली है जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो वो छोटा सा टॉपिक है, हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए के बी से देख लो आप, यहाँ पर एक आर्क बन रही है ये रही, उन्होंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो वो कॉर्ड भी बना दी। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल आउटसाइड द आर्क वी मीन दैट एंगल ए सी बी, ए, उसके बाद अगर मैं सी की बात करूं यहाँ पर ए सी बी उन्होंने बोला है, वेयर सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कहीं पर भी आप सी पॉइंट ले सकते हो, मैंने यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। ठीक है, और कहीं पर ले लो, जहाँ भी चाहते हो वहाँ ले सकते हो आप, बट डू नॉट ऑन आर्क, इस आर्क पे मत लेना, ए के बी पे, यहाँ ले लो कहीं भी ले लो, सिर्फ ए के बी आर्क पे मत लेना। रिमार्केबल, द मेजर ऑफ दिस एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन विच स्पेसिफिक पॉइंट सी वी पिक सो लॉन्ग एज इट इज़ ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इस एंगल को मेजर करोगे, ए अपने आप ए के बी पे आपने नहीं लेनी, बाकी सब जगह लेनी है, ए सी बी जब आप मेजर करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पर कि जो आपने सी पॉइंट लिया है, पहली बात तो वो आर्क पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्कल पे कहीं भी ले सकते हो और बाहर ले सकते हो। एक्टिविटी के जरिए आपको बताया गया कि आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस पर एक कॉर्ड बना दी ए बी, नाउ एक आर्क फिक्स कर दी ए के बी उसके ऊपर, फॉर्म्ड बाय ए बी, जो ए बी से बनी हुई है, एंड अ पॉइंट के बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में एक पॉइंट के आ गया। मेजर द एंगल सबटेंडेड एट दिस सेंटर बाय आर्क ए के बी, तो इससे जो ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये आपको मेजर करना है। नाउ उन्होंने 3 पॉइंट्स और ले लिए पी क्यू आर, सर्कल पे लिए हैं आउटसाइड, लेकिन इस आर्क के बाहर लिए हैं, इस आर्क पे नहीं है ए के बी पे, तो आउटसाइड लिए हैं। नाउ मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए के बी। अब देखो ज्वाइन तो ये भी हो रहे हैं, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अगर हम मेजर करें तो हम मेजर कर सकते हैं इनको भी, बन तो वो इसी आर्क की हेल्प से रहे हैं। देखो ए और बी से ही ज्वाइन हो रही है सारी लाइंस। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया होगा, आपको ये एक्टिविटी घर पे करके देखनी है, इसको ड्रॉ करना है, देन बीच वाला एंगल देखना है जो माइनर आर्क से रिलेटेड है, और उसके बाद 3 पॉइंट्स और ले लेने हैं, बस आर्क के ऊपर मत लेना, इस चीज़ भी ले लेना, और ज़रूरी नहीं है आप पी क्यू आर लो, कोई से भी पॉइंट लेके कर सकते हो। देन आपको ये सारे एंगल्स को मेजर करना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है एक डिफरेंट आर्क के लिए। ए के बी तो उन्होंने ही समझा दिया, आप कोई और आर्क के लिए कर सकते हो। Based on this activity, we can make a statement above the angle subtended by an arc of the circle at this center and the point of the circle outside the arc। तो जब ये एक्टिविटीज़ हम रिपीट करेंगे तो हम इससे एक चीज़ जान गए, वो क्या जान गए कि हमें ये एंगल मिल जाएगा, एक तो इससे सेंटर पे जो बन रहा है, और जो बाकी के 3 एंगल्स बने हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। अब वो थ्योरम में आपको बता रखे हैं कैसे निकालने हैं, तो थ्योरम को समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरम्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरम 9 पे आ गए हैं। ठीक है, थ्योरम 8 तक चैनल पे अपलोड है, वहाँ पर आप 8 की 8 थ्योरम अच्छे से कर सकते हो। चलिए अब थ्योरम क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो एंगल है आर्क से बनता है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो बनता है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो एक एंगल आपका यहाँ बनना है और एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है, तो वो आपसे यही बोल रहे हैं कि जो एंगल हमारा आर्क का बनता है, माइनर आर्क का जो एंगल होता है वो डबल होता है एज कंपैरिजन टू जो उस आर्क के अलावा कहीं और हमने पॉइंट लिया है उस पे एंगल बन रहा हो उसके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि जो बी सी ए है ये क्या है, इसका डबल है बी डी ए का, क्योंकि आर्क इतनी है आपके पास, इसके अलावा आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तो उन्होंने डी ले लिया और उसको ए बी से ज्वाइन कर दिया, तो 2 एंगल बन गए, एक तो ये माइनर आर्क वाला एंगल बन गया है ना, और एक ये जो आपने अदर पॉइंट लिया था उससे। तो थ्योरम आपको क्या प्रूव करनी है कि जो ये वाला एंगल 1 है ये एंगल 2 का ट्वाइस है। थ्योरम समझ में आ गई आपको क्या प्रूव करना था। ठीक है, लिखना यही सब है, गिवन जो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि ए एफ बी हमारी एक आर्क है,
एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल जो है ये हमारा वो एंगल है जो इस आर्क से बन रहा है, सबटेंडेड बाय एन आर्क। डी हमने एक और पॉइंट लिया आउटसाइड द आर्क, इस आर्क के बाहर लिया है। वी विल एज्यूम फॉर नाउ दैट डी इज सच दैट डी सी व्हेन एक्सटेंडेड कट द सर्कल एट सम पॉइंट ई। तो हमने डी को क्या किया, जब सी से ज्वाइन किया तो हमने देखा वो सर्कल को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, शो हो रहा है यहाँ पर। अब हमें प्रूफ जो करना था वो हमने लिख दिया। चलो अब यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, फिगर आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पर। ऐसा करते हैं, हम इस फिगर को ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेटमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लिखी होती हैं। तो नॉर्मली जो हमें एग्जाम में करना है हम वो वाला मेन पार्ट यहाँ पर करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अपनी फिगर बना लेती हूँ, जो फिगर मुझे उसमें दे रखी है सेम वही फिगर बना रही हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स वो ए और बी ले लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी माइनर आर्क बना दूंगी इससे। ये मैंने अपना सेंटर ले लिया सी। नाउ इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, एंगल बन गया। एक अदर पॉइंट मैंने डी ले लिया, यहाँ पर डी को इस ए से ज्वाइन किया, बी से भी ज्वाइन किया, और डी को जब सेंटर से ज्वाइन किया तो वो यहाँ से कट करता हुआ जा रहा है, इस ई पे आर्क पे आ गया है। एक और पॉइंट उन्होंने यहाँ आपको एफ दे रखा था। ठीक है, ये सी आपका सेंटर हो गया। जो जो गिवन है वो आप ज़रूर लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम थ्योरम करते हैं तो गिवन प्रूफ सब लिखते हैं। तो गिवन में मेरे पास था यहाँ पर ए एफ बी जो है वो मेरी एक आर्क है। ए एफ बी इज एन आर्क। शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। इज एन आर्क। ठीक है, जो एंगल आपके पास ए सी बी है, मतलब कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो इस आर्क से बन रहा है। इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए एफ बी। ठीक है, डी जो है एक अदर पॉइंट है आर्क के बाहर, तो वो भी लिख देती हूँ। डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, पर आर्क के बाहर है, ये भी लिखना है आपको, आउटसाइड द आर्क ए एफ बी। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है वो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कि जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना था कि जो एंगल मेरा बी सी ए बन रहा है वो क्या है, ट्वाइस है एंगल मेरे पास बी डी ए के। यहाँ तक गिवन प्रूफ वही लिखा है जो मैंने आपको अभी वहाँ समझाया था। अब हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप एक चीज़ यहाँ पर देखो। अब आप क्या करो, अपना आप इस वाले ट्राइंगल को देखो एक बारी, बी डी सी को, जो छोटा सा ट्राइंगल बनना है। अगर आपको याद हो, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो ये वाला एंगल है इतना हाफ, ये इस ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले उनके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसे 1 नाम देती हूँ तो जो ये 1 है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। फिगर में देखो आप, इन दोनों के सम के बराबर, फर्स्ट वाला। सिमिलरली जो सेकेंड वाला एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सॉल्यूशन में ही, सेम चीज़। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा कि जो मेरा एंगल बी सी ई है वो क्या है, मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है मुझे, कि बी सी ई जो है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब सी बी डी के बराबर होगा एक तो, ठीक है, और एक सी डी बी के बराबर होगा। देख लो एक बारी, सी बी डी और सी डी बी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। दूसरे वाला एंगल था वो भी मेरा एक्सटीरियर था, एंगल ए सी ई। अगेन ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल है, इज द एक्सटीरियर एंगल। तो इस केस में भी मैं अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रही हूँ यहाँ पर, कि ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के प्लस एंगल सी डी ए के। इसे मैंने अपनी इक्वेशन 2 मान ली। तो अभी तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स में क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी है। ठीक है, अब मुझे ये पता है एक चीज़ और, यहाँ पर देखो कि जो सी बी है वो सी डी के इक्वल है, और जो सी ए है वो सी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन ट्राइंगल सी बी डी। अगर मैं सी बी डी में देखूँ
तो सी बी जो है वो सी डी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। इक्वल है ना, सी बी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद जब ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हैं, ये वाली भी सी बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल होंगे, होंगे ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी लग रही है। सी बी डी इज इक्वल्स टू में सी डी भी हो जाएगा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। एंगल सी बी डी जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी डी बी के इक्वल हो जाएगा। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक और निकाल लेते हैं। वो कैसे, इस वाले ट्राइंगल का भी निकाल लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल एडीसी देखें, इसमें भी मेरे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सेम प्रॉपर्टी। तो वही चीज़ मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ। इसको मैंने थर्ड ले लिया, ठीक है। सिमिलरली मैं अपने ट्राइंगल की बात कर रही हूँ यहाँ पर ए डी सी की। इसमें क्या होगा, मेरे पास सी ए जो है सी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल सी ए डी जो है वो एंगल सी डी ए के इक्वल हो जाएगा। रीज़न यही लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पर रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इसको 4 ले लिया। नाउ अब अगर आप अपनी इक्वेशन 1 देखें, आपकी इक्वेशन 1 में सी बी डी और सी डी भी दोनों थे, पर ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है ना, तो मैं इन्हें इक्वल लिख सकती हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 मेरे पास थी यहाँ पर कि एंगल बी सी ई जो है वो था मेरे पास एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी। अब आप किसी में भी चेंज कर लो, तो एंगल बी सी ई जो है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास यहाँ पर, 2 एंगल बी डी सी के बराबर आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया। ठीक है, कैसे आया, ध्यान से दोबारा से दिखा रही हूँ। सी बी डी और सी डी बी, आप इसे सी डी बी लिखो या बी डी सी लिखो, बात एक ही है, दोनों इक्वल थे, तो इन दोनों की जगह मैंने एक ही एंगल लिख दिया। इस सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी यही कर रही हूँ। इक्वेशन 2 थी मेरे पास यहाँ पर, ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू में था एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए। तो इसको मैंने लिख दिया 2 एंगल सी डी ए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन ये रही। यहाँ तक क्लियर हो गया। इक्वेशन 3 और 4 का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, वो क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे आगे, अब हमें इस वाले एंगल की बात करनी है, क्योंकि हमें यही एंगल इसके ट्वाइस प्रूव करना है। मतलब एंगल बी सी ए, आप देखो एंगल बी सी ए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2, इन्हीं 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। एक तो बी बी सी ई और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर ई सी ए। ठीक है, तो वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। एंगल बी सी ए जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी ए, वही एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्लियर हो गया ना। दूसरा एंगल बी डी ए जो है वो क्या है आपके पास, एंगल बी डी ए, बी डी ई है प्लस एंगल ई डी ए है। बिल्कुल ध्यान से समझो, बी डी ए कौन सा एंगल है, फिगर में देखो, ये वाला बड़े वाला, ये भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक 3 लिख दिया, एक 4 लिख दिया, तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है हमें। तो मैं अपने एंगल बी सी ए को क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस, बी सी ए को लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी डी ए। कैसे आया वो देखो, देखो बी सी ए, मैं एक स्टेप और यहाँ लिख रही हूँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ यूज़ कर रही हूँ। बी सी ई किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी की, इक्वेशन ये रही यहाँ पर है। और ई डी ए आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास,
ECA यही तो लिखा हुआ है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, बीच में तो C है, ये और ये सेम ही तो लिखे हैं, तो इसको मैं किसके इक्वल कह सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल CDA के। तो 2 बाहर ले लिया मैंने। अब मेरा अंदर बचा BDC और CDA। तो देखो BDC एक तो ये बचा, और दूसरा मेरे पास क्या बचा यहाँ पर CDA, ये दोनों एंगल ही तो हो गए 2 + 3, दोनों को मिला के एक बड़ा एंगल लिख देती हूँ BDA, इन दोनों को जब मिलाऊंगी तो इसका मतलब BCA जो है वो किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BDA के। और आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है। पहले जो जो चीज़ें आपको पता है ना वो सारी चीज़ें लिख लो, और उसके बाद एक दूसरे को सिर्फ आपस में आपको इक्वेट करना है। कहीं ना कहीं डाउट रह गया होगा, जहाँ भी डाउट लगता है कि है, आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारा एंगल BCA है वो ट्वाइस होगा एंगल BDA का। ये तो चलो हमने यहाँ इस थ्योरम में प्रूव कर दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के ट्वाइस होगा। लेकिन ये हर केस में काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आपके पास, द एक्सप्लेनेशन वी हैव गिवन डज नॉट वर्क इफ द सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर 5.22। लेकिन अगर आपके पास ये वाली फिगर बनी हुई है तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर आपके पास जो माइनर आर्क का एंगल है वो ये वाला है, एंगल BCA। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्वाइस होगा एंगल BDA के, इस वाले एंगल के ट्वाइस होगा। क्यों नहीं होगा ये देखते हैं यहाँ पर। वेयर द एक्सटेंशन ऑफ DC मीट द सर्कल एट पॉइंट E आउटसाइड द आर्क AFB। जब हमने DC को एक्सटेंड किया तो वो E पॉइंट में मिल रहा है, जो कि इस आर्क के बाहर ही है, पॉइंट अंदर नहीं है कहीं पर भी। वी मस्ट रीवर्क द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस केस। अब इस केस में ऐसा क्यों नहीं होगा वो हम यहाँ जानते हैं। तो देखो गिवन हमारे पास सेम ही है, AFB हमारी माइनर आर्क है, यहाँ पर भी एंगल ACB जो है वो इस आर्क से बन रहा है, तो ये माइनर आर्क का एंगल है, और सेंटर जो है वो हमारा C है। D एक ऐसा पॉइंट है जो इस आर्क के अलावा कहीं पर लिया गया है, सर्कल के ऊपर ही, ये रहा D, ठीक है। AFB वही चीज़ लिखी है, AFB इज एन आर्क, एंगल ACB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AFB एट सेंटर C पे जो एंगल बन रहा है वो इस आर्क का बन रहा है। D is a point on the circle outside arc AFB such that when we extend DC, जब हम D और C को एक्सटेंड करेंगे तो वो E पॉइंट पे आके मिल रहा है, जो कि इस आर्क के कहीं बाहर है, इस आर्क पे नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, वी शैल अगेन मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो वो क्या करने वाले हैं देखिए। सबसे पहली बात ACE, अगर मैं देखूँ यहाँ एंगल देख लूँ, एंगल ACE, ये वाला पूरा एंगल देखो, ये पूरा एंगल ये किसके इक्वल है, ये एंगल ADC प्लस एंगल CAD, इनके इक्वल है। क्यों इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो मैं यहाँ नाम दे रही हूँ, जो ये बड़े वाला एंगल है मैंने एंगल ACE को एंगल 1 का नाम दिया, बिल्कुल ध्यान से आप इसे समझिएगा। ये तो अगर आप सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, अपने ट्राइंगल ADC की, इसकी अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बाहर वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, जिसको मैंने 1 नाम दिया है। तो ये अंदर के 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक एंगल अपोजिट में ये वाला है, जिसको मैंने एंगल 2 नाम दिया है, और एक एंगल अपोजिट में ये पूरा है, जिसको मैंने एंगल 3 नाम दिया है। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिख दी, एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल ADC प्लस एंगल CAD, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, जिसको फर्दर उन्होंने क्या लिख दिया, 2 एंगल ADC लिख दिया, ADC ये वाला एंगल लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब बात आती है कौन सी 2 साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो देखो इसका जो CA है वो CD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जब मेरा CA CD के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
तो उन्होंने क्या किया, दोनों एंगल्स को ADC ही ले लिया, इसको तो लिया ही लिया, इसको भी ले लिया। तो एक चीज़ निकल के आ गई मेरे पास कि जो एंगल ACE है, फर्स्ट वाला एंगल है, वो ट्वाइस ऑफ एंगल ADC है। ADC इसका ट्वाइस है पूरे का, ये वाला एंगल। ठीक है, ये पूरे एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ACE की, हाफ की नहीं बात हो रही जो आर्क पे बन रहा है। क्लियर। सिमिलरली अब इन्होंने एक और एंगल लिया BCE, BCE सिर्फ इतना वाला लिया जिसको मैंने 4 नाम दिया है, सिर्फ इतना। देखो मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ, आप सिर्फ फिगर में ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा यहाँ पर BDC के, BDC ये वाले एंगल के, जो ये छोटा सा एंगल, अब इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एंगल छोटा सा जो मैंने अब बनाया, अब शेड किया है, प्लस CBD इसके, ये वाला। तो वो आपसे कह रहा है कि अगर मैं अपने BCE इस बाहर वाले एंगल की ही बात करूं तो ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। अगेन अब मैं यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर BDC वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ। तो जो मेरा एंगल 4 है ना, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने ये सब हटा दिए, जिसकी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ वो लिखा है। तो एंगल 4 जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के इक्वल होगा। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, कौन से ट्राइंगल में लगाई है, BDC में लगाई है, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 2BDC, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो CD है और जो CB है, ये मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो मैंने दोनों को लिख दिया यहाँ पर 2B एंगल BDC लिख सकते हैं हम यहाँ पर। आप इनको क्या करना, नाम दे के नंबर दे दो तो आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, ऑल्सो एंगल ACB, अगर हम ACB अब अपने जो आर्क पे एंगल बनना था उसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे बड़े वाले एंगल में से, ACE में से, जिसको मैंने एंगल 1 माना था स्टार्टिंग में, इसमें से एंगल 1 में से अगर मैं एंगल 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा ये छोटे वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो वही उन्होंने किया, ACB में से ACE माइनस BCE कर दिया, और ACE जो है वो क्या था मेरे पास, 2ADC था, और यहाँ पर क्या था मेरे पास, 2BDC था, यही था। तो उन्होंने यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि आप अपने ACB को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल ADC माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BDC। तो एंगल ACB किसके इक्वल आ गया, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा एंगल ADC माइनस एंगल BDC। अब आप देख लो जरा, ADC में ये पूरा एंगल है पूरा, और A और BDC में कौन सा है, BDC में ये 5 नंबर वाला है, तो ये वाला एंगल ही तो बचा। इस पूरे एंगल में से छोटे वाला हटा दोगे तो इसका नाम क्या है, ADB इसका नाम है। तो इसका मतलब एंगल ACB जो है यहाँ पर, ये वाला जो आर्क वाला जो एंगल था वो ट्वाइस होगा, किसके ट्वाइस होगा, ADB के, इसके ट्वाइस होगा। अब मैं इरेज करके यहाँ आपको बता रही हूँ, एक बार ये सारा इरेज कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से चीज़ को समझना। ये वाला जो एंगल है ये ट्वाइस होगा इस वाले एंगल के, ना कि इस वाले एंगल के। वो चीज़ आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये इसके ट्वाइस नहीं होगा, जो मैंने मार्क किया है ADB, इसके ट्वाइस होगा ये वाला एंगल। तो इन्होंने कैसे प्रूव किया, यहाँ पर इन्होंने 2 ट्राइंगल लिए, एक बार शॉर्ट में दोबारा बता दूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। एक ट्राइंगल इन्होंने यहाँ पर ये वाला लिया, ये वाला एंगल लिया है पूरा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल इन्होंने ये लिया, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगा दिया, तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरे एंगल का सम इसके इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 हो गया। 3 में ध्यान रखना 2 एंगल्स हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अब मैं इसे हटा रही हूँ, यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल लिया। दूसरा ट्राइंगल में उन्होंने क्या किया, कौन सा ट्राइंगल उन्होंने लिया, उन्होंने लिया ये वाला ट्राइंगल, ये। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के प्लस इस वाले एंगल के, यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं अगेन, क्योंकि ये मेरी रेडियस है,
तो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा दिया, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल का कंसेप्ट लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना जो आर्क वाला एंगल था उसको निकाल लिया। अब वो कैसे निकाला हमने, तो आर्क वाला एंगल ये था, तो इस पूरे बड़े वाले एंगल में से ये जो पूरा बड़ा एंगल 1 माना था, इसमें से इस 4 वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ACB निकल के आ गया, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के है। क्लियर हो गया। तो ये वही थ्योरम के आगे का पार्ट है, लेकिन थ्योरम में आपसे बोल रहा था कि जो D पॉइंट पे एंगल बनना है उसके ट्वाइस है, बट यहाँ पर उसके ट्वाइस नहीं है, यहाँ किसी और के ट्वाइस है, वो उन्होंने बताया। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कम आउट ऑफ दिस इज व्हाट द एक्टिविटी बिफोर थ्योरम 9 सजेस्टेड, टेक एन आर्क AB। अब कुछ नया एक और चीज़ यहाँ पर हमारे को मिली, वो क्या मिली देखते हैं। कह रहे हैं एक आर्क लो AB, तो वो उन्होंने ये ले ली AB वाली आर्क, इस पे पॉइंट X ले रखा है। डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम A to B अलॉन्ग द आर्क। अब आप डिसाइड कर लो A से B पे आपको कैसे जाना है। ऐसे जाओगे तो माइनर आर्क है, और अगर ऐसे जाओगे A से B पे तो मेजर आर्क हो जाएगी। ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहे हैं, टेक एनी पॉइंट D ऑन द सर्कल। D कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, तो उन्होंने यहाँ पर ले लिया आउटसाइड द आर्क, लेकिन इस आर्क पे मत लेना AB पे। देन नो मैटर वेयर D इज, अब मैटर नहीं करता आपने D कहाँ लिया, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ कहीं भी ले सकते हो। सो लॉन्ग एज इट इज़ आउटसाइड द आर्क, जब तक ये आर्क पे नहीं है आप इसे कहीं भी ले सकते हो सर्कल के ऊपर। तो एंगल ADB इज़ द सेम, एंगल ADB ये वाला एंगल जो है वो सेम रहेगा, आप कहीं पर भी बना लो इस D पॉइंट को। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग फिगर 5.23। अब इस फिगर में क्या समझा रखा है, कंसिडर द आर्क ऑफ द सर्कल गोइंग फ्रॉम A to B वाइल X। अब आप ये वाली आर्क को कंसिडर करो जो कि हमारे पास माइनर आर्क है। द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आउटसाइड दिस आर्क आर द पॉइंट यू क्रॉस एज यू गो फ्रॉम A to B वाइल E। तो इस आर्क के अलावा जितने भी पॉइंट्स है, जैसे E है, F है, D है, ये वो सारे पॉइंट्स है जब आप A से B पे जाओगे E के ज़रिए, ऐसे मेजर आर्क बनाते हुए जाओगे, तो ये वो पॉइंट्स हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय AXB, जो AXB आर्क एंगल बना रही है वो ये वाला AXB एट द सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, सेंटर पे ना ये वाला एंगल। ठीक है, इज एन एंगल स्वैप्ड बाय CA ये ना, एज वी मूव फ्रॉम CA टू CB वाइल X, तो ये वाला एंगल हमारा वो बन रहा है। पॉइंट EFD, जो ये बाकी के पॉइंट है ये आर्क के बाहर है, आउटसाइड द आर्क है, आर ऑल नॉट ऑन AXB, ये उस आर्क पे नहीं है। द थ्योरम टेल अस दैट, तो ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो मेरा एंगल है AFB ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का हाफ होगा। सेम ही बात है ना, इसका ट्वाइस अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कि जो आर्क का एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है, ये रहा जिसको मैंने शेड किया है, ये इसका ट्वाइस होता है, तो फिर ये इसका हाफ होगा, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 का ट्वाइस होगा। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि एंगल 2 एंगल 1 का हाफ है, एक ही तो बात है। तो उसी तरीके से जो AEB है ये भी इसका हाफ होगा, और जो ADB है ये भी इसका हाफ होगा। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का भी ट्वाइस होगा, एंगल 3 का भी और एंगल 4 का भी। या फिर आप ये कह लो कि एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो एंगल 1 का हाफ होंगे। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है। तो अगर हम आर्क के अलावा कहीं पर भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसे जो आर्क के पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ A और B हैं उनसे ज्वाइन करते हैं, तो उस पर जो एंगल बनता है और जो आर्क एंगल बनाती है उनमें यही रिलेशन होता है। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। अब एक नई चीज़ हमने यहाँ सीखनी है, ये पॉइंट टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है थ्योरम 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहा है, जो एंगल डायमीटर पे बनता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बने, तो वो 90 डिग्री का होता है। कैसे, वो यहाँ पर देखिए, वाई इज़ दिस ट्रू, लेट AB बी द डायमीटर। मैंने मान लिया कि जो AB है मेरी डायमीटर है। वी मस्ट शो दैट एंगल ADB, जो इससे एंगल बन रहा है ये वाला ADB, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कहीं भी बन सकता है।
तो हमेशा वो 90 डिग्री होता है। द आर्क फ्रॉम ए टू बी, जैसे आप ए से बी पे मूव करोगे, ठीक है, उसमें आपने वी टेक दिस आर्क नॉट कंटेनिंग डी, मान लो उस पर डी नहीं था, वट इज द एंगल सबटेंडेड एट दैट आर्क एट सी, तो सी पे क्या एंगल बनेगा वो आप बताओ। वी हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए अलॉन्ग दैट आर्क टिल वी रीच बी। अब अगर आप देखो तो ए से बी पे चाहे आप ऊपर की साइड से जाओ चाहे आप नीचे की साइड से जाओ, दोनों आर्क सेम रहेगी, क्योंकि आपने ये सेंटर पे लाइन डाल रखी है, तो माइनर और मेजर आर्क तो होगी नहीं, सेम ही आर्क रहने वाली है। और जो ये सी पे एंगल बना हुआ है ये 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब जो एंगल ए सी बी है वो तो मेरे पास 180 है। 180 है ना आर्क का एंगल, तो वो इसका हाफ ही तो अभी हम ऊपर करके आए हैं कि इसका हाफ होता है, तो इसका मतलब एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए डी बी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। तो जब भी आपके पास ए बी, जब आप डायामीटर से आर्क बना रहे हो तो वो कहीं पर भी मेजर और माइनर आर्क नहीं होगी, सेम आर्क है दोनों साइड, सर्कल के ऊपर भी, डायामीटर के ऊपर साइड पे भी और नीचे साइड पे भी, तो उससे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि सेंटर पे वो स्ट्रेट एंगल बना हुआ है 180 डिग्री का। और अभी हम थ्योरम करके आए हैं कि जो भी आर्क का एंगल सेंटर पे बनता है उसके अपोजिट आर्क साइड पे जो एंगल होते हैं वो उसके हाफ होते हैं, तो इसलिए वो 180 का हाफ हो गया। ठीक है। दिस फैक्ट दैट एंगल इन द सेम आर्क सेगमेंट आर ऑल इक्वल is a beautiful fact that distinguish the circle from other shapes. In figure 2.25 अगर आप इस फिगर के अंदर देखो, the angles that arc AB subtend at point GEF, आर्क है मेरी AB ये वाली, तो इससे जो सेंटर पे एंगल बनना है वो ये वाला बनना है। ठीक है। अब इस आर्क के एंड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स जुड़े हुए हैं उस पे जो भी एंगल्स बनेंगे वो इसके हाफ होंगे, ये आपको पता है। तो फॉर द पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंगल ए आई बी ये वाला एंगल हो गया, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए एच बी ये वाला एंगल, ये सारे सर्कल के अंदर बने हुए एंगल, बाकी के ये वाला एंगल जी पे जो बना है और एफ पे जो बना है वो बाहर बने हुए हैं, बट all are different, but for all points P on the arc AB पे जितनी भी आर्क AB पे से जो भी बनेगा द सबटेंडेड एंगल्स आर द सेम। दस फॉर पॉइंट DE एंगल ADB, देखो इसे ज्वाइन नहीं किया हुआ, मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, एक बारी ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये एंगल AEB के इक्वल होगा। तो एक और यहाँ से थ्योरम निकल के आई है कि अगर ये फिगर कुछ ऐसे बनी होती, मान लो ये यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये मेरी आर्क बना रहा है, ये ऐसे, ये सेंटर का एंगल है। ठीक है। एक पॉइंट डी है मेरे पास यहाँ, एक पॉइंट ई है यहाँ पर, तो डी से मैंने इनको ज्वाइन किया और एक बार मैंने ई से इनको ज्वाइन किया, तो जो ये दोनों एंगल्स होते हैं ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख थ्योरम क्या है ये, बट फॉर ऑल पॉइंट्स पी ऑन द आर्क ए बी द सबटेंडेड एंगल्स आर सेम, तो जो सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उस आर्क की हेल्प से वो सेम होंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया था, ये सारे एंगल्स सेम थे, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 3 4 और 2 एंगल सेम थे ना। सर्कल पे आप कहीं पर भी बना लो क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट है, थ्योरम से ही रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं, बिल्कुल ध्यान से आप इस टॉपिक को कीजिएगा, कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, तीनों आसान क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज करा दूंगी, देन लगभग चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, अब थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया, फिर हमारे पास एंड ऑफ द चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।